तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई टाइम ट्रेवल मतलब समय यात्रा, इसमें तो आपके हमेशा से इंटरेस्ट रहा ही होगा ना कि इस तक। और मैं पर्सनली इस तरह की मूवीज को पसंद करता हूँ जो इसमें बढ़ बढ़ के टाइम ट्रेवल मतलब कैसा होता अगर हम खुद के पास्ट में जाके खुद के प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल सकते हैं इसी तरह की कॉन्सेप्ट और यही कॉन्सेप्ट पे बनी हुई ये आज की इस एनिमे को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है इरेज। क्या होता अगर हम प्रेजेंट में कुछ ऐसी दुर्घटना को पास्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, इससे हमारा फ्यूचर भी पूरी तरीके से बदल जाता। नहीं तो हम पास्ट के किसी गलती को सुधार के हम खुद का प्रेजेंट भी ठीक कर सकते थे। इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है ये इरेज्ड एनिमे। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि इस एनिमे के टोटल 12 एपिसोड्स है। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो के अंदर ये 12 एपिसोड कवर कर लूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ मिस कर दो इस तरह से। और मैं पर्सनली बता तो ये भी मेरा फर्स्ट एनिमे था जिसको मैंने देखा था। इसी के बाद से मैंने एनिमे वर्ल्ड में कदम रखा था, मतलब एनिमे देखना शुरू किया था। इसका हर एपिसोड आपको अगले एपिसोड को जानने में मजबूर कर देगा। ये बहुत ही ये मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर एनिमे है जिसमें आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो। कहानी शुरू होते हैं सन 2006 से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सातोरू फुजिनोहा नाम के एक बंदे से जो कि ओसाई पिज्ज़ा शॉप में काम करता है। एक दिन वो रेगुलर पिज्ज़ा डिलीवरी करने जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास से एक ट्रक गुजरती है, जिसके बाद पता नहीं सातोरू को क्या हो जाता है कि घबरा जाता है और फिर पूरी तरह से सब कुछ लाल हो जाता है। उसके बाद जब इसे नॉर्मल होता है तब उस रोड खुद के आपको वहाँ पाता है जहाँ पे वो पहले उसने क्रॉस कर लिया था उस रोड को। इसके बाद वो कहता है कि फिर से रिवाइवल हो गया। अब ये रिवाइवल क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ वीडियो के अंदर। बाद सातोरू बहुत गौर से इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ पे गड़बड़ है। अभी फिर से वो ट्रक उसके पास से गुजरता है। फिर वो जब ध्यान से देखता है कि ट्रक के ड्राइवर ने तो ठीक से स्टीयरिंग ही नहीं पकड़ती हुई थी, ट्रक का पीछा करने लगता है। और उसके बाद तभी वो ट्रक के साइड मिरर में देखता है कि ट्रक का ड्राइवर तो सोया हुआ था, जिससे वो बार-बार जोर से चिल्लाने लगता है। सातोरू का इस तरह से ट्रक ड्राइवर का पीछा करने पे उसके पास में एक लड़की होती है जो उसे देख रही होती है। उसका नाम कातागुरो था, क्योंकि उसी के साथ में काम करती थी। वो एक हाई स्कूल लड़की थी और वो ऐसे ही पिज्जा डिलीवरी काम ऐसे पार्ट टाइम करती थी। अभी सातोरू देखता है कि एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है। तो सातोरू बार बार उस ट्रक ड्राइवर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसका कुछ नहीं होता। इसलिए वो एंड में स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट पे वो पकड़ घुमा लेता है, जिससे वो बच्चा बार बार बचता है। पर सातोरू का इस चक्कर में एक दूसरे गाड़ी वाले से एक्सीडेंट हो जाता है। जब जैसे सातोरू आंखें खोलता है तब वो हॉस्पिटल में आता है। सामने आईडी कातागुरु होती है। कातागुरु से बताती है कि आईडी उसे बताती है कि वो पिछले 2 दिन से बेहोश था और आज तक उसे बस लगता था कि सातोरू एक बोरिंग खड़ूस आदमी है जो कि कभी हंसता भी नहीं था। आज उसे एक नई साइड देखने को मिली थी सातोरू ने एक की जान की परवाह न करे हुए उसने एक दूसरे बच्चे की जान बचाई थी। फिर कातागुरु बताती है कि वो ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग करते समय में उसे हार्ट अटैक आके वो मर गया था। तुमने कैसे इस चीज को नोटिस किया, वो सातोरू से पूछती है। सातोरू इसके जवाब में कहता है कि बस एक कोइंसिडेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद सातोरू घर जा रहा होता है और वो खुद से ही बात कर रहा होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है, नहीं तो हो चुका होता है, उससे 5 मिनट पहले सातोरू समय में पीछे चला जाता है, फिर उस चीज को सही कर देता है। उस फोन को उसने रिवाइवल नाम दिया है सातोरू ने। और इसी उसे जब भी कुछ रिवाइवल होता है तब वो बहुत आसपास में हर चीज़ को ध्यान से नोटिस करने लगता है। और इसी तरह से सातोरू ने आज तक खुद की जान की परवाह ना करते हुए इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। फिर तभी हमें पता चलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, फिर हमें सातोरू का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम आई हुई होती है कुछ दिनों के लिए। असल में तो सातोरू एक रेंट हाउस में रहता है जहाँ पे वो अकेले ही रहता था, और उस हॉस्पिटलाइज होने की वजह से उसकी माँ कुछ दिन के लिए उसका ख्याल रखने आई होती है। उसके बाद हमें टीवी पे एक मिसिंग बच्चे की न्यूज़ दिखाई जाती है। ये देख के सातोरू की मॉम उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तब तुम्हारे साथ भी तुम्हारे पास किसी नेबर के साथ ऐसा हुआ था और उसमें तुम्हारे भी जान को खतरा था। सातोरू इस सोच में पड़ जाता है कि
ऐसा कब हुआ था। फिर वो अपने सीन शिफ्ट होता है, फिर वो फिर सोच रहा होता है कि ऐसा हुआ कब था। उसे कुछ भी याद नहीं था इस बारे में, और सातोरू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। और तभी उसे कुछ धुंधला धुंधला याद आता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तब उसके 2 क्लासमेट मिसिंग हो गए थे, और उसे खुद के बचपन के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। तो वो छोटा था तब वो बहुत शाय था, और उसे प्लेग्राउंड में एक लड़का मिला था जिसका नाम था जुन शुरिगी था। उसके बाद सातोरू के साथ उसका हर बार खेलना लगा रहता था। सातोरू उसे यूकी कह के बुलाता था। यूकी ने हर बार उसे एक चीज बोला था कि हमेशा तुम लीडर बनो, अगर तुम लीडर बन गए तो तुम्हें कोई भी नहीं मार नहीं सकता। उसके बाद सातोरू बताता है कि जब उसके 2 क्लासमेट मिसिंग हो गए थे तब ही मैंने बात यूकी को किडनैपिंग के सिलसिले में उसे अरेस्ट कर लिया गया था और उसे मार दिया गया था, जिससे हमें पता चलता है कि यूकी था जिसने वो किडनैपिंग की थी उन 2 बच्चों की। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातोरू और उसकी मॉम ये पे शॉपिंग करने आई होती है। वो कुछ देर चलने के बाद फिर से रिवाइवल हो जाता है, जिसके बाद सातोरू इधर उधर चीज़ में नोटिस करने लगता है, पर उसे कुछ भी गलत नहीं होते हुए दिखता। सातोरू खुद की मॉम से पूछता है कि आपको कुछ अजीब सा कुछ नोटिस किया आपने कुछ। सातोरू की मॉम कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। असल में तो सातोरू ने खुद के रिवाइवल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया नहीं था, इसलिए कोई ढंग से बोल नहीं सकता कि क्या हुआ। सातोरू 5 मिनट पीछे आ चुका था, जिसमें वो हर घटना को फिर से वो देखने लगता है और वो नोटिस करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं लगता। तभी सातोरू की मॉम को याद आता है कि सातोरू ने यही सेम बात जब वो छोटा था तब भी उसने यही बात कही थी। उसके बाद सातोरू की मॉम भी इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे एक आदमी दिखता है जो उनके ऊपर नजर रहता है। वो आदमी एक बच्चे के साथ था और वो उस बच्ची को लेकर कार के पास जा रहा होता है। सातोरू की मॉम की नज़र उसके ऊपर टिकी हुई थी, और उसके बाद वो आदमी तो चला जाता है गाड़ी से, पर वो उस बच्ची को नहीं ले जाता है। उसके बाद कातागिरी आ जाती है और फिर सातोरू की मॉम उसे डिनर पे इनवाइट करती है, और फिर उस डिनर करते समय सातोरू की मॉम पूछती है कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। फिर कातागिरी कहते हैं नहीं, हम बस दोस्त हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हमारा। डिनर के बाद सातोरू कातागिरी को घर सोने जाता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। फिर जैसे वो छोड़ के आता है तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुमने आज एक बच्चे को किडनैप होने से बचा लिया था। ये सुनकर सातोरू हैरान हो जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ। अगले दिन सातोरू एक बुक शॉप में आया होता है जहाँ पे वो एक पुराना आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिसमें उसके 5th स्टैंडर्ड में 2 बच्चों की मिसिंग की बातें लिखी हुई थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि जिन शुरुकी मतलब यूकी ने 2 बच्चों को किडनैप करके उनका मर्डर कर लिया था। जब उसे पकड़ा गया तो उसे सजाए मौत हुई, और उसके साथ हमें उनमें से उन 2 बच्चों में से एक बच्चे का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम था काया हिनाजुके। इसे पढ़ने के बाद सातोरू को बहुत कुछ याद आने लगता है कि जब कायो एक अकेली लड़की थी, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन उस कायो को उसने पार्क में बर्न के सामने अकेले देखा था, पर उन दोनों में ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, तो इसलिए वो अकेले चला गया। और उसके बाद वही एक लास्ट दिन था जब उसने कायो को देखा था, उसके बाद उसे दिखाई नहीं। उस रात के बाद ही वो मिसिंग हो गई थी और उसकी डेड बॉडी मिली थी, और सातोरू इस बारे में उसे खुद के आप को कोसता था, काश उसने उस रात को कायो को क्या था घर जाने को तो बेहतर होता। उसे खुद के आप को कोसते हुए कहता है कि उसकी वजह से शायद कायो की। दूसरी ओर हमें सातोरू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सब्जी खरीदने आई हुई होती है। वो कल के घटना के बारे में सोचती है कि वो लड़का ज़रूर उस बच्ची को किडनैप करने आया होता है, पर उनके देख जाने की वजह से उसने वो खुद का माइंड बदल देता है। फिर जब वो उसे देखते हैं तभी वो उससे फिर खुद से नज़र हटा देता है, और सातोरू की मॉम को उस बंदे की आँख देख के ऐसा लगता है कि उसने ये आँखें पहले भी कहीं देखी हुई है। तभी उन्हें कुछ याद आता है और फिर वो एक पुराना आर्टिकल देखने लगती है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि जुन शिरातोरी मतलब यूकी के पकड़े जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो रहे थे। किडनैपिंग और मर्डर का सिलसिला और भी इस तरह से चलता रहा था, पर सातोरू की मॉम को अब समझ में आ चुका था कि उस कौन था वो जिसने उसे मारा था, और वो ये सोच रही थी कि इतने साल में उसने कितने सारे बच्चों को इस तरह से मारा होगा। तभी वो घर आती है और फिर वो सोचने लगती है कि मुझे ये सब जल्दी से सातोरू को बता देना चाहिए। और तभी वो सातोरू को बताने जा रही होती कि तभी उनके पीछे से किसी ने उन्हें चाकू घुसा दिया था, और फिर वो उस बंदे का चेहरा देख लेती है। वो कहती है कि मैं सही था। वो सातोरू के बचपन को याद करने लगती है कि शायद उस वक्त सातोरू की बात मान ली होती तो बेहतर होता। तो ये कह रहा था कि यूकी किलर नहीं था, अगर वो इस चीज़ में आज ये सब नहीं होता। और तभी वो सातोरू को फ़ोन करके बताने वाली होती कि तभी वो किलर उस फ़ोन को ले लेता है। सातोरू की मॉम खुद का दम तोड़ देती है। इसके बाद सातोरू भी घर आ ही चुका होता है, तभी वो खुद के आगे से एक बंदे को गुजरते हुए देखता है, और तभी वो देखता है कि उसके घर
का दरवाज़ा तो खुला हुआ था और वो जैसे ही जाता है तब वो देखता है कि उसकी मोम को किसी ने मार दिया होता है। और फिर सतोरू कहता है कि मोम मजाक मत करो, पर जैसे वो थोड़ा नज़दीक आता है तब वो खून को देख के हैरान शॉक हो जाता है और वो तभी उसकी मकान मालिक भी आ चुकी होती है और वो सातोरू की मोम की डेड बॉडी और सातोरू के हाथ में लगा हुआ खून देख के उन्हें लगता है कि सातोरू ने खुद के मोम को मारा। इसके बाद वो जल्दी से वो पुलिस बुला लेती है और उसके बाद पुलिस वाले सातोरू को पकड़ने आते हैं, पर सातोरू कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, बल्कि एक अनजान सा आदमी था जो यहाँ से थोड़ी देर पहले चला गया था। पर पुलिस वाले उसका विश्वास नहीं करते और इसके बाद ही फिर से रिवाइवल होता है और सातोरू एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसे जाना पहचाना सा लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसे एक बच्चा उसे कह के सातोरू कह के बुला रहता है, तभी उसे बच्चा पहचाना सा लगता है और उसके बाद वो उस बच्चे के साथ जाते जाते वो एक स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पे सन 1988 लिखा हुआ होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो खुद के 5th स्टैंडर्ड में आ चुका होता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि इस बार सातोरू 5 मिनट पीछे नहीं बल्कि पूरे 18 साल पीछे चल आया होता है। मतलब जिसने सातोरू का मॉम की मर्डर किया था उसका मतलब जो अभी पास्ट में हुआ था उसका लेना देना 18 साल पहले प्रेजेंट में भी था, इसलिए। और यहीं पे एपिसोड 1 फिनिश होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सातोरू को कुछ उसके क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना समय में पीछे आगे कैसे आ गया और क्यों। फिर उसके बाद वो क्लास से छुप के वो खुद ही घर जाता है क्योंकि वो खुद की मॉम को देखना चाहता था। फिर जैसे वो घर के अंदर जाता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि उससे इंसान घर की चीज़ों से उसका पुराना हिस्सा हो जाता है। उसकी मॉम भी आ जाती है। खुद की मॉम को जिंदा देख के सातोरू की आँख में आंसू आ जाते हैं। उसकी मॉम ये रिएक्शन देख के अजीब लगता है और फिर वो कहता है क्या हुआ। फिर सातोरू कहता है कुछ नहीं। उसे खुद की मॉम को देख के खुशी हो रही है। तब डिनर के समय में वो खुद की मॉम से कहता है सॉरी और फिर सातोरू की मॉम कहती है कि आज से हो क्या गया है। सातोरू फिर सोचता है कि ये एक रिवाइवल है, मतलब 18 साल बाद में जो उसकी मॉम की डेथ का कनेक्शन इस समय से है, इससे उसे एक मौका मिला है कि उसके मॉम और उन 2 क्लासमेट को बचाने का, और ये मौका वो जाने नहीं देगा। अगले दिन स्कूल में उसे कायो दिखती है। कायो वही लड़की है जिससे किडनैपर ने किडनैप करके मर्डर कर लिया था। इसके बाद सातोरू की नज़र हमेशा काया पे होती है। काया की कोई दोस्त नहीं होती जिसकी वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम केनिया था वो सातोरू से कहता है क्या तुम कायो को लाइक करते हो, क्योंकि तुम वो क्लास में कायो को उतार रहे थे। फिर सातोरू कुछ कहने वाला था तब उसके साथ उसे खेल लेते हैं और कहते हैं और लव गुरु बन के उसे कायो से बात करने को कहते हैं। क्लास में एक जगह सातोरू कायो के पैर में एक जख्म देखता है जिसे देख के लगता है कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। जब ब्रेक टाइम होता है तभी वो सातोरू के दोस्तों से खेल लेते हैं। फिर सातोरू को याद है ये उसके सबसे खास दोस्त थे। फिर सातोरू कायो के पास जाके कहता है कि उन दोनों का घर एक ही रास्ते पे पता है तो वो साथ चलते हैं। और फिर वो कायो को कहता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है, पर कायो कहते हैं कि तुम। फिर सातोरू खुद के मन में कहता है कि कायो के मरने से पहले से उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। अगर वो इस बार इस चीज़ का पता लगा ले तो शायद वो इस बार कायो को बचा ले। फिर हम देखते हैं कि दूर से यूकी उन दोनों को देख रहा होता है क्योंकि कायो की तरह होगी कि वो जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और है। फिर कहते हैं कि उसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सातोरू के साथ। फिर जान लेते हैं। फिर सातोरू नोटिस करता है कि उसके पाँव में एक और जख्म है। सातोरू के दोस्तों से कहता है कि हे सातोरू तुम्हारे ग्लव्स कहाँ पे है। तब सातोरू कहता है शायद मैं भूल गया हूँ। फिर सातोरू के एक दोस्त कहता है कि शायद तुम उसे हाइडआउट में भूल गए होगे। फिर सातोरू को याद आता है कि उसका एक हाइडआउट भी था। फिर सातोरू अपने दोस्तों से कहता है कि क्यों ना खुद के हाइडआउट में चले। फिर ये सुन के सातोरू के दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि वो कुछ दिनों तक हाइडआउट में नहीं जाएंगे। सातोरू कहता है कि वो फंस गए। फिर सातोरू कहता है कि वो हाँ चीज़ दिमाग से निकलता है। फिर कैन को ये सब अजीब लगता है। फिर वो स्कूल के बाद कहता है कि हे सातोरू ठीक तो ना। फिर सातोरू घबरा तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हूँ। फिर कैनी याद दिलाता है कि उसने अभी तक स्कूल मैगजीन नहीं पढ़ा था। स्कूल मैगजीन जब वो घर जाके पढ़ता है तब वो को और उसके अंदर वो कायो का एक ऐसा है पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि कायो लिखती है कि मैं इस दुनिया से दूर एक ऐसे आइलैंड पे जाना चाहती हूँ जहाँ पे कोई ना हो, इनफैक्ट मेरी मॉम भी ना हो, और मैं जो चाहे वो तक कर सकूँ वो भी जाने से। इस सातोरू को ये पढ़ के लगता है कि उसमें बहुत दर्द है। शायद कायो की मॉम है जो उसे दर्द देती है जिसकी वजह से वो
सभी से दूर जाना चाहती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना हो। फिर सातोरू कहता है कि किसी बार वो काओ से दोस्ती करके गए। फिर डिनर के समय में सातोरू उसके माँ को कहता है कि अपना बर्थडे ना आता है तो मैं कुछ बर्थडे पे इन्वाइट करना चाहता हूँ। फिर सातोरू ऑलरेडी पता होता है कि कायो कहाँ है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ तो इसलिए वो स्कूल के बाद घर में जाके किससे पार्क में रहती है। इसलिए पार्क में जाके कायो से कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसके जवाब में कायो कहती है कि तुम बस अच्छे बनने का बस ढोंग कर रहे हो, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर सातोरू उसके जवाब में बोलता है कि हाँ, मैं पहले अच्छे बनने का नाटक करता था कि वो सबको मुझे पसंद करे, पर अब तो वो मुझे पसंद आने लगे। फिर इसके बाद सातोरू और धीरे धीरे ऐसा करके उसे लोग अच्छे लगने लगे और वो उसके दोस्त बन गए और वो खुद भी चाहता है कि कायो उसके दोस्त बने। और फिर वो खुद के बर्थडे के इनविटेशन कार्ड देती है उसे। चीज़ें देख के कायो बहुत शर्मा जाती है और ब्लश करने लगती है, क्योंकि पहली बार उसे कोई दोस्त मिला था और उसे इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था। फिर कायो कहते हैं कि सातोरू तुम्हारे ग्लव्स कहाँ पे है। फिर सातोरू कहता है कि वो उसके ग्लव्स गुम गए हैं। फिर कायो के भी ग्लव्स नहीं होता, फिर वो सातोरू से हाथ मिला। इसके बाद सातोरू को गूज़बम्प्स आ जाते हैं और वो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर सातोरू खुद के मन से कहता है कि कंट्रोल कर सातोरू, तो अभी 29 साल का लड़का है। और फिर खुद कायो से कहती है कि शायद मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूँगा। ये उसके मन की जगह उसके मुंह से निकल जाती है और कायो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सातोरू खुद के आपसे यही कहते हैं कि इसी जगह पे कायो को उसने आखिरी बार देखा था। इसके बाद वो डस्टबिन में उसकी डेड बॉडी मिली थी। कायो जिस दिन गायब हुई थी उसे ये ठीक से नहीं पता था कि किस डेट में हुई थी। उसे इतना पता है कि वो मार्च में हुई थी। जिस दिन को कायो की मिसिंग हुई थी उस दिन को उसने डेट एक्स देखा था। और सातोरू ने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें बाकी सारी लड़कियों की एज तो 11 साल थी, बस कायो की 10 साल थी। इसका मतलब ये है कि कायो की डेट उसके बर्थडे से पहले हुई थी। मतलब जो किडनैपिंग वाला डे था, जो डे एक्स था, वो 1 मार्च से लेके कायो के बर्थडे से पहले था। अब सातोरू को ये बचा है कि उसे कायो की बर्थडे को जानना होगा कि किस डे को आता है। और ये पे एपिसोड 2 भी खत्म होता है।